ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखेंगे पवन के कार्य एवं भूरूप। अब हम देखेंगे कि पवन के, जैसे हमने नदी का देखा, हिमानी का देखा, उसी तरह से हम अब देखेंगे कि पवन के कार्य के कारण कौन से भूस्वरूप निर्मित होते हैं। हवा की हलचल को पवन कहते हैं। जो हवा है यहाँ से वहाँ जाती है उसी को पवन कहा जाता है। आपने पहले इसका अध्ययन किया है कि पवन जो है, अभी हवा हमें दिखाई नहीं देती, ये गैस रूपी बाह्य कारक है, क्योंकि ये गैस स्वरूप होती है, इसे हम देख नहीं सकते। पवन के क्षरण, वहन और निक्षेपण कार्य मुख्यतः मरुस्थलीय प्रदेश, जहाँ पे मरुस्थल है, खाली है, मरुस्थल इट मीन्स जहाँ पे खाली भाग है, एवं कम वर्षा का क्षेत्र जहाँ पर है, जहाँ पर कम वर्षा का क्षेत्र है, रेतीला भाग है, वहाँ पर अधिक प्रभावशाली होते हैं। वहाँ पे पवन का कार्य जो है हमें अधिक स्वरूप में देखने के लिए मिलता है। इन प्रदेशों में भौतिक अपक्षय अधिक मात्रा में होने से, अभी भौतिक अपक्षय आपने पढ़ा है, तो यहाँ पर जो अपक्षय होता है वो भौतिक अपक्षय होता है, और भौतिक अपक्षय अधिक मात्रा में होने से चट्टानों का चूरा एवं रेत अधिक प्रमाण में फैल जाता है। इट मीन्स जो चट्टान स्वरूप होता है, भौतिक अपक्षय के कारण मिट्टी जो है वह भुरभुरी हो जाती है, उससे जो है उसका प्रमाण फैलता है। तो हवा के कारण वह भुरभुरी मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से स्थानांतरित होती है। यहाँ पवन के वहन कार्य में कम रुकावटें होती हैं। जब मरुस्थलीय क्षेत्र है तो रुकावट नहीं आती है, और हवा अपने साथ काफ़ी दूर तक मिट्टी के छोटे छोटे कणों को बहाकर लेकर चला जाता है। पवन के साथ रेत कणों का वहन होता है, अर्थात रेत कण जो है, जो एकदम छोटे छोटे कणों में विभाजित हो चुके हैं, उन्हें पवन अपने साथ आसानी से बहाकर लेकर जाता है। रेत के कण अति दूर तक बहा ले जाते हैं। जिस स्थान पर पवन की गति कम होती है, अब जहाँ पर पवन की गति कम हो जाती है, ऐसे स्थान पर रेत का निक्षेपण होता है, अर्थात रेत वहाँ पर एकत्रित हो जाती है, और इस प्रकार पवन का क्षरण, वहन और निक्षेपण कार्य होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पवन का क्षरण कार्य किस तरह से होता है। पवन अपने साथ छोटे बड़े, अब चाहे छोटे हो या बड़े आकार में, रेत के कण, पत्थर, जो चट्टान जो है उसे मुलायम भाग जो होता है उसका, आदि पदार्थ बहाकर ले जाते हैं। पवन मार्ग में आने वाली चट्टानों पर ये पदार्थ घिसने अथवा पटकने से चट्टानों का अपक्षरण हो जाता है। कि पवन के मार्ग में जो भी चट्टान आती हैं वो क्या करती हैं, ये रेत बालू जो बहाकर लेकर जा रही है उस पर टकराती हैं, और उसके कारण जो है चट्टानों का, बड़े बड़े चट्टानों का अपक्षरण होता है। इससे भूछत्र चट्टान, अपक्षरण गड्ढे, यारदांग आदि भूरूप तैयार होते हैं। अभी पवन के क्षरण के कारण जो है अब भूछत्र चट्टान का निर्माण होता है। जैसे आपको यह दिखाई दे रहा है, यह जो है भूछत्र चट्टान है। अब यह एक ऊपरी भाग इसका जो है कठोर है, और नीचे का भाग जो है मुलायम है। तो आप देख रहे हो कि जब यहाँ पे पवन जो है वो बहती हुई आगे बढ़ती है, तो इसका जो मुलायम भाग है, मुलायम कण है, उसे वह अपने साथ बहाकर आगे लेकर चली जाती है, जिसके कारण भूछत्र के आकार का, या जैसे कह सकते हो कुकुरमुत्ते के आकार की जो है छाया चित्र तैयार होती है, उसे भूछत्र चट्टान कहा जाता है। दूसरा है यारदांग। अब ये जो छाया चित्र है आपका यारदांग का है। अब यहाँ पे भी आप देखते हो यारदांग उसे कहते हैं जहाँ पे कुछ भाग पर गड्ढे की निर्मित हो जाती है, गड्ढे जैसी आकृति बन जाती है। तो पवन के प्रभाव से मुलायम चट्टान तेजी से उड़कर
वह आगे चला जाता है और बालूनुमा गड्ढे बना देता है। यहाँ पे क्या करता है, वो गड्ढों का निर्माण करता है और इसी को यारदांग कहते हैं, क्योंकि जो कठोर चट्टान है वह स्थिर रह जाता है और जो कोमल चट्टान है वह भुरभुरा हो जाता है और वह बालू के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वह पवन के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है। अब हम पवन के निक्षेपण के कारण, पवन के खनन कार्य के कारण और किस तरह की भूमि होती है वह हम देखेंगे। यह भी जो है खनन कार्य के कारण निर्माण हुआ है यारदांग। अब ये कठोर चट्टान है और यहाँ पे जो मुलायम चट्टान था उनका क्षरण हो चुका, वह बालू रूप में परिवर्तित हो चुके। यह भी पवन का खनन कार्य है। अब हम अगला देखेंगे कि पवन का क्षरण कार्य क्या है। पवन का क्षरण कार्य, पवन अपने साथ क्षरण कार्य में हमने देखा कि पवन जो है अपने साथ बहाकर लेकर जा रही है और उससे भूछत्र, अपक्षरण गड्ढे और यारदांग इस तरह की भू आकृति का निर्माण कर रही है। अगला देखेंगे पवन का निक्षेपण कार्य। पवन के साथ बहने वाले रेत, अब पवन के साथ बहकर जाने वाले रेत कण विभिन्न आकार के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो इसमें से सूक्ष्म कण अति दूर तक बहाकर ले जाते हैं और उनकी तुलना में बड़े और भारी कण जो होते हैं वो कम दूरी तक बहाकर लेकर जाते हैं। अर्थात भारी कण को जो है वह जल्दी निक्षेपित कर देता है, किंतु जो हल्का होता है उसे पवन अपने साथ दूर तक उड़ाकर लेकर जाता है। मरुस्थलीय अथवा कम वर्षा के प्रदेश में इस रेत का निक्षेपण होता है। जहाँ पर मरुस्थल भाग होता है, जो ये बालू का में छोटे छोटे कण हैं उनका पवन निक्षेपण कर देता है और उस कारण कुछ विशिष्ट आकार की भू आकृति तैयार होती है, जैसे रेत के टीले, क्योंकि एकदम छोटे छोटे कण हैं तो एकदम छोटे छोटे कण आपने रेत के देखे होंगे तो रेत के टीले बन जाते हैं, बरखान बन जाता है, सैफ, उर्मी चिन्ह, लोयस मैदान आदि भू पवन के निक्षेपण के कार्यों से निर्मित होता है। अब जैसे ये है आपका बरखान। अब ये बरखान की आकृति अगर आप देखोगे तो ये अर्धचंद्राकार आपको दिख रही है। अब यहाँ पे बरखान उन जगहों पर बनता है जहाँ पर पवन का वहन जो है साल भर एक ही दिशा में होती है। अब यहाँ पे पवन का वहन एक ही दिशा में होता है और वो सब बालू लाकर वहाँ पर निक्षेपित करता है और जब उसका अंतिम भाग आता है वहाँ पर वह बालू का निक्षेपण करता है और ढलान की ओर बालू सरक जाती है, जिसके कारण यहाँ पर अर्धचंद्राकार आकृति का निर्माण होता है। तो पवन की दिशा यहाँ पर साल भर जो है एक ही दिशा में होती है और इसकी विशिष्टता होती है कि यह अर्धचंद्राकार का निर्माण करती है। बालू का गिरी बरखान यह भी जो है वहन और निक्षेपण का उदाहरण है। दूसरा देखेंगे उर्मी चिन्ह। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ लिखा हुआ है, तो ये जो चिन्ह है यह भी पवन के वहन और निक्षेपण के द्वारा ही निर्मित होती है। अगली आकृति है जैसे यह सैफ बालू के टीले, आपको ऐसे बालू के छोटे छोटे टीले दिख रहे हैं। अब ये जो आकृति आपको दिख रही है यह भी पवन के वहन और निक्षेपण के द्वारा ही निर्मित हुई है। अगली आकृति हमादा। अभी हमादा यहाँ पे कुछ आपको देख रहे हो, रेत के कंकड़ पत्थर सब एकत्रित दिख रहा है, तो यह जो है यह भी पवन के वहन और निक्षेपण कार्य के द्वारा निर्मित हुआ भाग है। तो इस तरह से पवन के द्वारा, पवन के क्षरण और निक्षेपण कार्य के द्वारा निर्मित भाग है। अब जैसे हम कह सकते हैं कि दक्कन के पठार पर, दक्कन का पठार अर्थात प्रायद्वीपीय भाग जो है, दक्कन के पठार पर भूछत्र चट्टान कौन से प्रदेशों में दिखाई देता है। अब भूछत्र चट्टान ये जो है कुकुरमुत्ते के आकार का दिखाई दे रहा है, ये भूछत्र चट्टान है। तो ये दक्कन के पठार में हमें कहाँ दिखाई देता है,
तो दक्कन के पठार में या महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, इन सब राज्यों में हमें यह भूछत्र आकृति जो है यह देखने के लिए मिलती है। क्या समुद्री तट पर पवन का कार्य हम देख सकते हैं? उसमें वहाँ पर कौन से भूरूप निर्मित होगी? तो ध्यान में रखिए कि समुद्री तट पर पवन का कार्य जो है वह हमें नहीं दिखाई देता है। इसके कारण तटवर्ती क्षेत्र में पवन के कार्य से भूरूप नहीं निर्मित होगी। अब समुद्र तट है तो समुद्र के तट के पास जो है समुद्री क्षेत्र का जो कार्य है, सागरीय पानी के खनन, वहन और निक्षेपण के कारण ही वहाँ पर भू निर्मिती होगी। पवन के कारण वहाँ पर भू निर्मिती नहीं होगी।